कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले आप ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशंस। देखो इलेक्ट्रोलाइट का तो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट will conduct electricity in aqueous phase और molten phase, but it will not conduct electricity in solid phase। जैसे solid NaCl की बात करूं तो it is not going to conduct electricity in solid phase, but अगर हम उसमें पानी मिला दे या उसको molten form में रखे then it will start conducting electricity। तो सबसे पहले ये लिख लो, it will conduct electricity in molten और aqueous phase या aqueous solutions। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, अगर NaCl सॉलिड है तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर NaCl को मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कैसे मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर इसका टेम्परेचर ग्रेटर T मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोल्टेन फॉर्म है इसका। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर हमें NaCl में पानी मिला दे तो क्या होगा, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसके बोलेंगे, ये बता चुका हूं, जो कि 100% डिसोसिएट हो जाता है इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो आप लिख सकते हो विच डिसोसिएट इनटू 100% इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू which completely dissociate into constituent ions, completely dissociate into its constituent ions। जैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ एग्जांपल देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल कुछ ध्यान रखिएगा, H2SO4, HiO4, HNO3, HCl, HBr और HI, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह सम स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी अल्कली बेसेस होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, एनीवन कैन यू टेल मी द रीजंस व्हाई लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस? लैटिस, क्योंकि लिथियम Li+ आयंस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, LiOH में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, इसलिए हम लोग लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, तो हम लोग के लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो, लिथियम के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड,
सीजियम हाइड्रोक्साइड, और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का याद रखिएगा, दैट मींस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट में तो हम जानते हैं ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सॉल्ट होते हैं दे डिसोसिएट 100% इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। इसी तरह दूसरा होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, पार्शियली आयनाइज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। यहां पर सॉल्ट में लिख लीजिएगा ऑल सॉल्ट। तो इसमें क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट विच इज पार्शियली आयनाइज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। इस केस में यह भी ध्यान रखना कि इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू 1 होता है, मीन्स 100% आयनाइज होता है उस केस में। और इस केस में क्या, अल्फा का वैल्यू लेस देन 1। जैसे इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ऑल पोलर, नॉन पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, CCl4, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बेसिक आइडिया ले लिया। ऐसे तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया गया होगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और इसका अल्फा का वैल्यू ध्यान रखिएगा, अल्फा का वैल्यू जो होता है 0 से ज्यादा और लेस देन 1 होता है। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, ये जो कंडक्टर, ये कंडक्टर बेसिकली, कंडक्टर मतलब क्या, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द कंडक्टर। और लिखना है तो लिख लो, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है, कंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक जो है दैट वन इज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, आप डिफरेंस बीच में कॉलम बना दीजिएगा, दो पार्ट, एक मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, जो फिजिक्स में पढ़ते हो, मेटालिक कंडक्टर मीन्स इसमें करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे लिख सकते, इस मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी करंट फ्लो करेगा, बट इट विल बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसमें लिख लेना कि फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस।
फिर दूसरा मेटालिक कंडक्टर और इसमें डिफरेंस, इसमें मैटर जो होता है, मास जो होता है सेम रहता है, बट इसमें क्या होता है, मास विल चेंज, क्योंकि जैसे अगर हम NaCl को पानी में डाल दूं तो क्या होगा, Na+ आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करेगा, इधर केटायन या एनायन के। Na+ कहाँ मूव करेगा बताओ, ये भी बता चुका हूं। Na+ कहाँ मूव करेगा, एनोड या कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। कैथोड का पोलरिटी नेगेटिव होता है, एनोड का पोलरिटी पॉजिटिव होता है। तो Na+ विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड Cl- विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और Cl- का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 मिलता था, और वहां पर कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। ये सब बता चुका हो ना। तो इसमें सेकेंड पॉइंट लिख लेना, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, नो मैटर ट्रांसफर ऑकर, नो मैटर ट्रांसफर ऑकर। इसमें लिख लीजिएगा, मैटर ट्रांसफर ऑकर, नो मैटर ट्रांसफर ऑकर का मतलब होता है इसमें कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। NaCl को पानी में डालेंगे तो डिकम्पोज होता है Na+Cl- आयंस में। तो इसलिए बोला गया कि इसमें कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। आप चाहे तो लिख ले, ब्रैकेट में लिख ले यहां पर, नो केमिकल डिकम्पोजिशंस, केमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ, नो केमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ सब्सटेंस, और इसमें आप लिख लें केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेजिस्टेंस, ये जैसे किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना। इसमें रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, हाउ रेजिस्टेंस डेवलप, जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो रेजिस्टेंस इज डेवलप ड्यू टू द, ये जो कर्नल है आपको पता है, जैसे ये जो सोडियम है, तो सोडियम से Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोला जाता है कर्नेल, कर्नेल, इसको कर्नेल बोला जाता है, ये कर्नेल। तो ये कर्नेल क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। मतलब इसमें बोलेंगे रेजिस्टेंस इज डेवलप एज कर्नेल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कर्नेल है Na+ है, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। ये क्या करता है, ये इसको क्या करता है, तुम मूव मत करो, क्योंकि इन दोनों पर अपोजिट चार्जेस है, समझ रहे हो। तो इसमें लिख लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डेवलप्ड, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डेवलप्ड, डेवलप्ड एज कर्नेल, कर्नेल ब्रैकेट में केटायन लिख लो, कर्नेल ब्रैकेट में केटायन opposes the flow of electron, opposes the flow of electron। इसमें लिख लेना resistance developed due to interactions, resistance developed due to interactions, interactions। अब ये इंटरेक्शंस क्या होता है थोड़ा देर के बाद बताएंगे, क्योंकि हमको इस चैप्टर्स में मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पर फोकस करना है। तो इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है, वो हम थोड़ा देर के बाद बताने वाले हैं। चलो इसमें एक पॉइंट और लिख लेना,
अब ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी इस केस में इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि हाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ये ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बट कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। इस केस में लिख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखोगे ना, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो इंटरेक्शंस होता है, इसमें ऐसे लिखो, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरेक्शंस ये कम होता है, इसलिए कंडक्टिविटी जो होता है दैट इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरेक्शंस वीकर होता है, कमजोर होता है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। यहां पर कंडक्टिविटी घटता है बट उस केस में कंडक्टिविटी बढ़ता है। अब उसके बाद आप हेडिंग दे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शंस, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। पहला तरह का जो इंटरेक्शंस होता है इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए? नहीं, पहला होता है दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। सॉल्यूट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ये केटायन एनायन में टूट जाएगा। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो केटायन एनायन में टूट जाएगा। देखो, तो इन दोनों सॉल्यूट के बीच जितना ज्यादा इंटरेक्शंस होगा, ये सॉल्यूट, ये केटायंस एनायंस दोनों में इंटरेक्शंस है, तो ये इन दोनों में जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। अगर ये आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास नहीं मूव करेगा तो कैसे कंडक्टिविटी होगा? समझ रहे हो? तो इसलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? केटायंस एनायंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर फास्टर मूव करेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। समझा ये चीज? चलो, तो ये पहला फैक्टर्स है, पहला सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। दूसरा तरह का इंटरेक्शन जो होता है दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ये दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें समझे, अगर मैं NaCl को पानी में डालूं और NaCl को शहद में डालूं, शहद समझते हो? हाँ, हनी, उसमें डालो, किसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है बताओ? शहद का, हनी का। तो किसमें NaCl का केटायन एनायन का मूवमेंट ज्यादा होगा? पानी में। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये जो इंटरेक्शंस है इट विल जितना ज्यादा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट होगा, आयंस का मूवमेंट उतना ही कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी
पर फर्क आएगा और आयंस का मूवमेंट फास्टर होगा, क्योंकि आयंस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? थर्ड टाइप का जो इंटरेक्शंस होता है दैट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। it is related to solvation of ion. सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, Li प्लस गैस, आपको पता है कि अगर मैं Li प्लस आयन को पानी में डालूं तो क्या होगा? Li प्लस आयंस को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेगा और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये सब आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। इसी तरह Na प्लस आयंस को भी पानी में डालेंगे तो क्या होगा? Na प्लस आयंस को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेगा और क्या होगा? उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, इन जनरल सॉल्वेशन एनर्जी। अगर वाटर होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी स्पेशली बोल देते हैं। तो अभी आप बताएं कि Li प्लस आयंस और Na प्लस आयंस में किसका मूवमेंट ज्यादा होगा? पानी के अंदर किसका मूवमेंट ज्यादा होगा? Li प्लस का। ये तो बताया था ना कि जितना आयंस का जितना छोटा साइज होता है, अगर मैं गैसियस फेज में बोलूं तो Li प्लस का मूवमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Na प्लस। बट अगर हम पानी में डाल दिए तो Li प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया तो ये क्या, इसका मूवमेंट फास्टर होगा? नहीं होगा, ये स्लोअर होगा। बट Na प्लस क्या होगा? Na प्लस का हाइड्रेशन कम होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बताया हूं ये सब। तो अभी इन दोनों केस में किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका मूवमेंट फास्टर होगा? Na प्लस का, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लिख लेना, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। कंडक्टिविटी वहां पर भी मैं लिखा आया हूं, कंडक्टिविटी Na प्लस एक्वस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Li प्लस, क्योंकि Li प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? ये तीनों टाइप का इंटरेक्शंस क्या होगा? कमजोर होगा। अगर कमजोर होगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस फास्टर होगा और आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये जी समझा? यही बताया गया ना था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरेक्शंस कमजोर होता है। अगर इंटरेक्शन मीन्स यही तीनों तरह का इंटरेक्शंस, अगर इंटरेक्शंस कमजोर होगा तो अपने आप कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक एक टर्म, अभी इसमें बहुत सारा टर्म है, उसको डिफाइन करना है। तो लिख लो इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें जो यूज होगा। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस
तो आप ये जानते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस मीन्स हम लोग अगर बोलें दिस इज सिंपली ऑब्स्ट्रकल, एक तरह का ऑब्स्ट्रकल ही है ना। अगर आप उसके सेंस में बोलो, कंडक्टर के केस में बोलो तो क्या होगा, दैट देखे थे ये कर्नेल क्या कर रहा था, इसको मूव करने नहीं दे रहा था। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के सेंस में बोलूं तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रकल, वो जो आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, आयंस का मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रकल क्रिएट होगा दैट इज द रेजिस्टेंस, यही होता है ना रेजिस्टेंस। चलो तो रेजिस्टेंस जानते हो, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? अब ये जानते हो इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा, ओम होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ओम बोलते हैं। और ये जानते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये जानते हो, ये भी लिख ले इसमें। दूसरा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको C से डिनोट करेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द इजीनेस, इजीनेस, इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिएगा। और ये हम लोग इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, C इज इक्वल टू आई आर। इसका यूनिट क्या होगा, हम लोग पर ओम बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मो भी बोलते हैं, MHO उल्टा, या एक और यूनिट होता है दैट इज सीमेंस, डबल M होता है सर, और इसको हम S से डिनोट किया करेंगे। और या ये भी लिख सकते हैं, तीसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसको रो से डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है। डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप ये दैट इज R इज इक्वल टू रो LYA। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू AYL। इसका यूनिट क्या होगा, ये तो पता है ना, L इज द लेंथ, लेंथ, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये बताता हूं, और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम यहां पर जैसे मेटालिक कंडक्टर के केस में बात करूं तो दैट इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। बट अगर मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चेंज हो जाएगा, क्या होता है बताता हूं। तो यूनिट पहले बता दो, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, और इसका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या सेंटीमीटर, हम लोग मेनली इसमें सेंटीमीटर यूज किया करेंगे, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इज ओम, और ये क्या हो जाएगा, एक कैंसल हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या चीज दिया हुआ है, उसका यूनिट देखकर आप गेस करोगे। तो यूनिट याद रहेगा तभी तो पता लगेगा कि क्या चीज दिया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे
उल्टा हो गया, रुक जा रुक जा। अभी मत बनाना आप लोग। ये क्या है, मान लो कि एनोड है, एनोड मीन्स प्लस, और ये कैथोड है, कैथोड मीन्स माइनस। हम लोग लेंथ क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे समझो कि प्लेट ऐसा रखा हुआ है, समझ रहे, ये प्लेट दोनों ऐसा रखा हुआ है, बट मेरे पास 2 डायमेंशनल है, तो कैसे बना है, तो ये इन दोनों के बीच जो लेंथ होता है ना, उसी को एल बोलते हैं, दैट इज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एल क्या है, ये लेंथ, और सी क्या है, ए क्या है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। मीन्स यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इस केस में एल क्या है, एल इज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और ए क्या है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एल अपॉन ए को बोला जाता है दैट इज सेल कांस्टेंट, इसको बोला जाता है, ये फिक्स्ड होता है, किसी भी एक सेल जो खरीद कर लाओगे उसका सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। अगला टर्मिनोलॉजी आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फोर्थ टर्मिनोलॉजी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी इसको जी से डिनोट करता है, और या सी से भी डिनोट किया जाता है, सी ने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नहीं कप्पा, इसको ऐसे हटाओ, इसको कप्पा से हम लोग डिनोट करते हैं, के, इसको कप्पा बोलते हैं, कटप्पा नहीं, कप्पा। तो इसको डिफाइन है, सबसे बेसिक तरीका डिफाइन करने का होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये पहले लिखो, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब क्या बोलेंगे, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, या हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन रो इज इक्वल टू, अभी लिखे थे, दैट इज R, L अपॉन A अपॉन L था,
या हम लोग 1/r और ये L/A, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला बता रहा हूं उसमें से सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला अक्सर पूछा गया, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं। तो K इजिकल टू क्या ध्यान रखोगे, 1/r को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, इनटू L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। लिख लिए, इसका यूनिट बताओ मुझे, यूनिट, यूनिट ऑफ के। देखो यहां पर इसका सीमेन बोल सकता हूं, एस पर ओम, और ये इसका यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट होता है दैट इज सीमेन पर सेंटीमीटर। एक साइमन कमीशन था, पता है, गो साइमन, गो, हाँ, गो बैक साइमन, हिस्ट्री में पढ़े, हिस्ट्री में 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब सिविल डिसोपिएंट मूवमेंट हुआ। सिविल डिसोपिएंट मूवमेंट कब हुआ पता नहीं, 1900, बता बता बता, अच्छा 46-47 के बाद हुआ, उन्नीस सौ इक्कीस या 1930 ऐसा ही। 1929 में नेहरू कमीशन आया, नेहरू कमीशन, और 1930 में आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट आया। फिर उसके बाद 3 तरह का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी नहीं गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी गए थे, और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसी क्या हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। क्या करें, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते। क्या चलो, तो यहां पर बता रहे हैं, यहां पर इसको हम दूसरे तरीका से भी डिफाइन करते हैं। हम लोग फॉर्मूला भी क्या देखा, K इज इक्वल टू 1/r L/A, यही होता है। तो अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दूं, ये जो एरिया है इसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा बताओ, कपा इज इक्वल टू सी बोल सकता हूं, सी 1/r दैट इज सी। तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अगर आप ये देखो, इन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, दैट इज 1 ml। मतलब ऐसा समझो कि एक कंटेनर है, उसमें आप 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक, कपा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे।
इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो इसको आप लिखो, ये भी लिखो, कप्पा क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस electrolytic solutions. It is the conductance of 1 ml of electrolytic solutions. मतलब ऐसा समझना कि आप 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लिए, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। चलो अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म, चौथा या पांचवा जो भी हो, उसको क्या बोलेंगे, मूलर कंडक्टिविटी। मूलर कंडक्टिविटी इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पाई एम से। मूलर कंडक्टिविटी, मूलर कंडक्टिविटी तो देखो नाम से ही पता लगता है, मूलर कंडक्टिविटी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसी क्या बोलेंगे, मूलर कंडक्टिविटी। तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशंस containing 1 mole of electrolyte चलो देखो, ये पाई एम इज इक्वल टू, इसका बेसिक फॉर्मूला K इंटू वी। K क्या है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को K बोला जाता है, वो लिखा हुआ भी है। और V क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले ये लिखो, यहां पर V आया, V क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस containing 1 mole of electrolyte। अब यहां पर क्या करेंगे ना, इस फॉर्मूला को मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, नाम ये मोलर कंडक्टिविटी, मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझो, मान लो एक सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी m है। मोलरिटी क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी m है। तो मोलरिटी m है तो इसका मतलब क्या होता है, m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस यही होता है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, 1 लीटर होगा। लिख सकते हैं 1 लीटर, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 1000 ml। तो हम लोग जानते हैं ये जो मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट आपके पास क्या है, m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस होगा दैट विल बी 1000 अपॉन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस मींस V। तो अब क्या करेंगे, इस V को यहां पुट कर देंगे, तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो पाई मोलर कंडक्टिविटी जो होगा दैट इज कप्पा इंटू
1000 अपॉन m। यहां पर यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ। देखो देखो बेसिक से चलो, इसका यूनिट देखो वहां पर लिखा हुआ है, दैट इज सीमेन सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। और इसका यूनिट क्या है, देखो लिखा हुआ है एमएल या सेंटीमीटर क्यूब। एमएल एंड सेंटीमीटर क्यूब आर सेम थिंग्स। तो यूनिट क्या होगा, के। यहां पर लिख देता हूं, यूनिट ऑफ पाई एम दैट वन इज सीमेन पर सेंटीमीटर, तो के का हुआ। और इसका यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या पर मोल है, तो ये भी लिखना पड़ेगा पर मोल। तो फाइनली क्या आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, पाई एम का यूनिट जो होता है यही। एक चीज और, कभी कभी ना अगर यूनिट आपका सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल होगा तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में पूछ चुके हैं। पाई एम इज इक्वल टू के को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, के को भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा क्या, रुक जा, ये भी तो सेंटीमीटर में है, रुक जा एक बार देख लें। हाँ ऐसा समझो ना, के का यूनिट अगर ऐसा होता है तो के का यूनिट हम सीमेन मीटर पर मीटर मान लेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो होगा ना, तो के का यूनिट तो पहले से दिया रहेगा, सीमेन पर मीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट आप क्या करें, इसका यूनिट अभी क्या है, सीमेन पर मीटर। चलो इनटू ये क्या है, 1000 अपॉन एम ही था ना, ये क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था। हमको ये इसको क्या करना है, मीटर क्यूब में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे बताओ। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 100 होता है 100। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। यहां पर तो क्यूब है ना, क्यूब करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एम इंटू 10⁻⁻6, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। फाइनली क्या हो जाएगा तो बताओ, पाई एम का फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना है। ये कब, इस केस में यूनिट क्या होता है, दैट इज सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे और वो फॉर्मूला कब यूज करेंगे, यूनिट चेंज फॉर्मूला चेंज। चलो इसी का भाई एक है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आएगा दैट वन इज इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इसको हम पाई ई से डिनोट करेंगे।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जगह आप यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चेंज कर दें, वहां पर ओनली जो पहले वाला डेफिनेशन लिखे सेम 1 मोल ऑफ के जगह 1 इक्विवेलेंट कर दे। क्या बोले समझे? पहले वाला डेफिनेशन जो लिखी ना उसमें 1 मोल के जगह 1 इक्विवेलेंस कर दीजिए। लिख लिए? अब यहां पर भी वही फॉर्मूला, दैट इज पाई इज इक्वल टू के इंटू वी, यही फॉर्मूला। अब यहाँ पर v के जगह चेंज करेंगे तो पाई इज इक्वल टू आ जाता है दैट इज k इंटू 1000 अपॉन एन, नॉर्मलिटी आ जाता है इस केस में, नॉर्मलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, फिर से नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हाउ विल कैलकुलेट इक्विवेलेंस नंबर? हाँ, क्या क्या क्या? वॉल्यूम, हाँ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल गिव यू इक्विवेलेंस, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट, यहां पर यूनिट क्या होगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस, उस केस में पर मोल था तो यहां पर इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशंस क्या है? मोलर, इसके पहले क्या था? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशंस है? तो हम क्या करते हैं, तो आप लिख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन पाई एम एंड पाई ई। तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू पाई एम। अगर दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या होगा बताओ? दोनों का रेशियो ले लें, इसका और इसका रेशियो ले ले, तो ऊपर में क्या बचेगा? इक्विवेलेंस। यहां पर नीचे में नॉर्मलिटी आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, और ऊपर क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा, यही आएगा। तो यहां पर देखिए मोलरिटी, अगर मोलरिटी दिया रहता है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? इनटू एन फैक्टर्स। तो यहां पर लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहां से क्या आ गया? यहां से यही आ गया कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। चलो, तो इतना सारा फॉर्मूला पढ़ लिया, इतना ही फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
लिखो कैलकुलेट 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 रो रो मीन्स रो कॉमा सी कॉमा आर of an electrolytic solutions having electrolytic solution having अच्छा ये के है के सॉरी के having resistance फिर से मैं बोल देता हूँ कैलकुलेट रो सी के of an electrolytic solutions containing electrolytic solution having resistance 200 ohms and 200 ohm and filled in a conductivity cell having area of electrode 5 centimeter square and distance between electrode is 2 centimeter and distance between the electrode is 2 centimeter चलो बनाओ और यूनिट भी लिखा करें ताकि यूनिट याद हो आपको अच्छा अच्छा चलो सही है आया होगा इसमें कुछ नहीं है ओनली फॉर्मूला में पुट करना है तो C इज इक्वल टू क्या होता है 1/200 ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या 5 इंटू 10⁻⁻3 इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना यूनिट क्या हो जाएगा पर ओम या सीमेन जो बोल लो चल उसके बाद क्या निकालना है रो इज इक्वल टू क्या होता है R इंटू A/L तो ये दिया हुआ है 200 एरिया दिया हुआ है 5 और लेंथ बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 2 तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 500 यूनिट क्या होगा इसका ओम सेंटीमीटर इसी तरह के निकालना है कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट कंडक्टेंस निकाल चुके हो सेल कांस्टेंट क्या है L अपॉन ए क्या है 2/5 तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा हो गया चलो दूसरा क्वेश्चन
हम क्वेश्चंस का मेन जो पॉइंट है वही लिख रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दिया हुआ, लेंथ बिटवीन द प्लेट्स दैट वन इज 1.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस दिया हुआ दैट इज 50 ओम्स। जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है दैट वन इज 0.05 मोल। मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है, एक एक करके कैलकुलेट करो। सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कीजिए इसका। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में डाल दिए, तो इसका पहले मोलर कंडक्टेंस बताएं आप। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, चौथा कंडक्टेंस, पांचवा रेजिस्टिविटी, छठा कप्पा। जितना पढ़ाए सब लगभग यूज कर दिए। उस सॉल्ट का एन फैक्टर्स क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना होगा? हाँ, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर्स? अभी इसी चैप्टर्स में हम बताए हैं कि एन फैक्टर्स ऑफ सॉल्ट कैसे निकाला जाता है। सिक्स होगा, हाँ 6 होगा। कोटा का जो रिपीटर बैच होता है ना, क्वेश्चन लिखते के साथ आंसर तुरंत बोलना। क्वेश्चन पूरा बोलता भी नहीं, टीचर आंसर बोल देता है, वो भी नीट एग्जाम देगा। और उसके लिए भी वही क्वेश्चंस, आपके लिए भी वही क्वेश्चंस। इतना दिन से कहाँ थी? बीमार हो गई थी, घर थी, अब ठीक हो गई? थोड़ा बहुत पेट दर्द, खाना का इम्पैक्ट, बाहर का चीज कम करो। चलो मोलर कंडक्टेंस निकाल देते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा। तो कप्पा पहले निकाल लेते हैं। कप्पा कैसे निकालेंगे? के क्या होता है? दैट इज रो निकाल लेते हैं, इसका 1 के। रो कैसे निकलेगा? दैट इज आर इंटू, आर दिया हुआ है देखो वहां पर 50 इंटू एल अपॉन ए या ए अपॉन एल, ए अपॉन एल।
तो ए देखो दिया हुआ है 10/L का वैल्यू 1.5 और ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा 5 10 1000/3 ऐसा ही है ना। चलो यूनिट क्या होगा, यूनिट ओम इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स ना, या सेंटीमीटर ओनली, सेंटीमीटर। हाँ चलो, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3/100। यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेन पर सेंटीमीटर। अब हमको पाई एम निकाल लेते हैं। पाई एम क्या होगा, दैट इज के इंटू क्या होता है 1000/मोलरिटी। तो के तो निकाल ही लिए हैं, दैट इज 3/1000 इंटू 1000/मोलरिटी दिया हुआ है 0.05, कितना आ जाएगा बताओ, 300/5 दैट इज 60 आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये निकालना है। तो अभी रिलेशंस बताए हैं, मोलर कंडक्टेंस बताया ना, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर्स। तो हम n फैक्टर जानते हैं, इस सॉल्ट का n फैक्टर जानते हैं 6 होगा। जस्ट एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, या टोटल केटायन के ऊपर चार्ज निकाल लो या टोटल एनायन के ऊपर चार्ज निकालो, दैट इज द n फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो ये 6 होता है, 6। हम लोग मोलर कंडक्टेंस जानते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे, दैट इज 60/6 दैट इज 10। यूनिट क्या होगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। सेल कांस्टेंट दैट इज L/A दैट इज 1.5/10 दैट इज 3/20। यूनिट क्या होगा, यूनिट व्हाट अबाउट यूनिट, सेल कांस्टेंट का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। चलो पूरा चीज कैलकुलेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे, ये सब पर क्या फर्क पड़ता है। तो हेडिंग दे दो, वेरिएशंस ऑफ C K पाई M पाई E with dilutions डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है, एडिंग ऑफ वाटर, दैट इज द डाइल्यूशंस। तो इसमें पहले एक ध्यान रखिएगा, पानी मिलाने डाइल्यूशंस करोगे तो इसको छोड़कर ये तीनों बढ़ेगा। मतलब क्या, डाइल्यूशन करोगे तो कपा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा, और इसके अलावा जो भी अदर क्वांटिटीज है वो बढ़ेगा। समझा, ये चीज पहले ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस पर इफेक्ट देखते हैं। कंडक्टेंस तो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, थोड़ा सा अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अल्फा का वैल्यू 1 होता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करता है।
तो जैसे आप पानी मिलाएं, एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन से पहले इसे समझो, दो ही चार्ज को दिखा रहा हूं। तो जब पानी मिलाओगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na है, तो Na प्लस Cl माइनस, जब हम पानी मिलाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इस केस में भी 100% डिसोसिएट हो रहा होगा, पानी मिलाने के बाद भी 100% डिसोसिएट हो रहा होगा। तो ऐसा क्या होता है, जो आपका कंडक्टेंस बढ़ जाता है डाइल्यूशन करने पर, क्यों कंडक्टेंस बढ़ता है, तो इसका रीजन है क्या, जब आप पानी मिलाओगे इसमें, तो इस आयंस के बीच क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड्स के टूवर्ड्स मूवमेंट्स जो होगा फास्टर होगा, अगर फास्टर होगा तो आपका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको बना ले, और यहां पर रीजन लिख देता हूं, इसको बना ले। यहां पर लिख लीजिएगा, इसका रीजन जो एग्जैक्ट रीजन है, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ आयंस decreases with dilutions, so conductance increases। इसी में दूसरा केस, अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा, तो आपको ये पता है इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो हम ये रिलेशंस पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया होगा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये अनइक्विलिब्रियम में बताया गया है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशंस, ऑन डाइल्यूशंस, अगर आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ाना, वॉल्यूम को बढ़ाना मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मोलरिटी कम होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। पहले अगर एग्जांपल्स बोल रहा हूं, देखो एग्जांपल बना देता हूं, अल्फा बढ़ने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो क्या होगा, आयंस का मूवमेंट फास्टर होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, अगर फास्टर होगा तो आपका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब इस केस में जो रीजन्स होता है, डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बट इस केस में जो रीजन्स होता है, डाइल्यूशन करोगे तो डेंसिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होता है, इसके वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। तो यहां पर भी हम रीजन लिख देते हैं, ऑन डाइल्यूशंस क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है एज अल्फा इंक्रीजेस, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। चलो दूसरा क्या है, दैट वन इज के,
K means specific conductance. Specific conductance. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में क्या होगा बताओ? हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे किए थे, बताओ? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इसी तरह डिफाइन किए थे ना। जब हम डाइल्यूट करेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, पर ml सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस है वो कम होगा। समझा ये क्यों घटता है? पहले ये हेडिंग दे दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये लिख लेना। ऑन डाइल्यूशंस, जब आप डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशंस decreases, so K also decreases। अगर नंबर ऑफ आयंस ही कम जाएगा तो आपका K का वैल्यू तो डिक्रीज होगा। एग्जांपल समझे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए इस केस में 1 ml सॉल्यूशंस में 4 आयंस था। अब हम क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अभी क्या हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अभी 1 ml सॉल्यूशंस में मान लो कि 2 ही आयंस आ पाया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि 1 ml सॉल्यूशंस में अभी 2 आयंस आया। या ऐसे कम समझो कि 1 ml सॉल्यूशंस में 4 आयंस था। जब हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लो कि 1 ml के जगह ये 2 ml हो गया। तो 2 ml हो गया तो 2 ml में भी 4 आयंस। तो 1 ml में कितना आयंस? 2 ही आयंस ना। तो 1 ml में अभी 2 आयंस, यहाँ पर 1 ml में 4 आयंस। तो कहां पर कंडक्टेंस ज्यादा होगा? यहाँ पर ज्यादा आयंस तो ज्यादा कंडक्टेंस होगा, यहाँ पर कम होगा। समझ गया? इसी वजह से क्या बोलते हैं कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस कम होता है। इसलिए के का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूं कि 1 ml सॉल्यूशंस में यहाँ पर कितना आयंस है, 2 आयंस ही है, इसलिए के का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तीसरा है, दैट वन इज तीसरा, दोनों एक साथ ही लिखना। दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दोनों का इफेक्ट एक ही साथ देखेंगे। तो मैं तो ये बता दिया कि इसको छोड़कर डाइल्यूशन करने पर सब इंक्रीज होता है। और ये देखा क्यों डिक्रीज होता है, रीजंस भी बता दिया। रीजन भी पूछते हैं तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। चलो इस केस में देखो हम कैसे समझाते हैं आपको। हम जानते हैं पाई m इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन m मोलरिटी। तो यहाँ पर देखो ऑन डाइल्यूशंस, जब आप डाइल्यूशन करोगे, देखो फॉर्मूला से ही समझा दे रहे हैं आपको। जब डाइल्यूशंस करोगे
तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो व्हाट अबाउट मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशंस, इट विल डिक्रीज। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो आपका पाई एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। एक इंपैक्ट तो ये हुआ। दूसरा चीज, टेम्परेचर बढ़ाने से डाइल्यूशन करोगे तो के क्या हुआ, के डिक्रीज करेगा। अगर के डिक्रीज करेगा तो पाई एम क्या होगा, पाई एम क्या हुआ, ये भी डिक्रीज करना चाहिए। देखो एक फैक्टर है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को देखूं तो ये मोलर कंडक्टेंस को बढ़ाना चाहता है। अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देखूं तो ये घटाना चाहता है। तो अभी क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लैब में जाकर साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और इसमें बताया कि ये जो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का इफेक्ट जो होता है दैट डोमिनेट ओवर दिस, एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पर। बट ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज जो होता है दैट वन इज मोर डोमिनेटिव एज कंपेयर टू डिक्रीज इन मोलर, डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है ऑन डाइल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोग ने क्या बताया, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर डोमिनेटिव as compared to decrease in K. So मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, दोनों क्या होगा, बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन। क्या क्या डेल्टा डेल्टा, ये अच्छा पाई एम, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा फॉर्मूला है ना, वहां पर नॉर्मलिटी आ जाएगा, यहाँ पर मोलरिटी है। अब यहाँ पर ग्राफ आएगा, दो ग्राफ आएगा, एक इक्वेशंस आएगा, उसको बोलते हैं डेवे हकल इक्वेशंस। नाम सुने हो नहीं, फॉर्मूला आता है उस इक्वेशंस में, जो फॉर्मूला आएगा दैट इज पाई एम इज इक्वल टू पाई स्टार या पाई नोट माइनस बी इंटू रूट ओवर सी। इसी को बोला जाता है डेवे हकल इक्वेशंस। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक लॉ है वो आएगा, तो क्या बोलते हैं, कोलर्स लॉ, कोलरस लॉ, वो इंपॉर्टेंट है। और उसका एप्लीकेशंस फिर ये चैप्टर्स, बैटरी तो पढ़ ही लोगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्या, रिएक्शन तो याद करना है। बायोलॉजी कैसे पढ़ते हो, याद करता है। तो उसको बैटरी को भी बैठेगा एक समय, एक टाइम बैठेगा, बैटरी रट लेगा, याद कर लेगा। उसमें समझना क्या है, तो बैटरी भी पढ़ा दे। तो आप लोग तो मैं पूछा आज ही कुछ पूछा था ना, कुछ पूछा था तो आप लोग नहीं बताए थे। हाँ ये इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, एक खाली ओनली बताया आप लोग में से, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला नहीं होगा तो पूरे रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चंस नहीं होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस और भी जगह जगह पर उसका यूज है। इसी चैप्टर्स में हम लगता है वो फॉर्मूला बताए होंगे, इसी चैप्टर में इक्विवेलेंट आया था ना, जब हम आपको क्या चीज पढ़ा रहे थे, इक्विवेलेंट आया था, इंट्रोड्यूस किए थे, क्या चीज पढ़ाए थे, तो इंट्रोड्यूस किए थे क्या, डाल्टन्स लॉ, कहाँ कहाँ, इक्विवेलेंट वेट, अच्छा इक्विवेलेंट वेट
मैं बोला इस चैप्टर्स में मैं कहाँ इक्विवेलेंट टर्म यूज किया? हाँ फॉर्मूला, क्या वो, हाँ फैराडेज, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड में यूज किया था। चलो ऑर्गेनिक